देशव्यापी बड़ा नरसंहार, 38 लोगों को काट काट कर हत्या। सरकार पर हम लोगों का बहुत भरोसा नहीं। लोगों का आवाज आया कि नक्सली को प्रोटेक्शन दिया गया है, तभी ये इतनी बड़ी घटना हुई है। यदि समय सीमा के अंदर सरकार नहीं जाती है तो पीड़ित पक्ष और हमारे समाज के लोग इस मामले को काफी गंभीरता से लिया है। हमारा देश बिहार इस वक्त कई चुनौतियों से जूझ रहा है, जिसमें सबसे बड़ा चुनौती इस वक्त बिहार के सामने या पूरे देश के सामने कहें तो कोरोना संक्रमण को लेकर के है। लेकिन इसी बीच इस कोरोना संक्रमण के अलावा बिहार में एक जो कोर्ट के माध्यम से, पटना हाई कोर्ट के माध्यम से सेनारी नरसंहार को लेकर के फैसला आया, जिसके बाद पूरे बिहार में खास करके भूमिहार समाज में उसको लेकर के काफ़ी नाराज़गी है। हालांकि कोर्ट का फैसला है, कोर्ट का सब सम्मान करता है, लेकिन इस पर सियासत शुरू हो गई है। बिहार सरकार ने अपील किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ जाएंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर जब बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में जा रही है तो उसने मजबूती से हाई कोर्ट में अपना पक्ष क्यों नहीं रखा इन तमाम मुद्दों पे, चाहे वो सेनारी नरसंहार का मुद्दा हो, कोरोना संक्रमण का मुद्दा हो, या यास तूफान से जो बिहार के कई ज़िलों में जो तबाही मची है, जो उसका प्रभाव पड़ा है। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री अजीत कुमार हैं। कांटी विधानसभा से चुनाव लड़ते आ रहे हैं और कई बार के विधायक भी हैं। हम उनसे बात करेंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, सेनारी नरसंहार के बाद जो न्यायालय का फैसला आया और उसके बाद खास करके भूमिहार समाज में कहें या अगरों की अगर बात करें, हालांकि जातीय शब्द इस्तेमाल करना उचित नहीं है, लेकिन एक तरीके से इसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाता है। तो अब किस तरीके से भूमिहार के इतने बड़े नेता हैं बिहार के और साथ में राजनीति भी करते आ रहे हैं, सत्ता में भी आपका भागीदारी रहा है आने बीते दिनों में, तो किस दृष्टिकोण से देखते हैं न्यायालय के इस फैसले को? देखिए, वर्ष 1999 में एक बड़ा हृदय विदारक नरसंहार हुआ था। उस समय का जहानाबाद जिला का सेनारी और वर्तमान में अरवल जिला में ये सेनारी गांव आता है। बदले की भावना से नक्सलियों द्वारा सीधे साधे किसानों को घर से खींचकर गांव के बाहर ठाकुरबाड़ी के पास ले जाकर सुनसान जगहों पर काट काट कर 38 लोगों का हत्या कर दिया गया था। इस हत्याकांड से पूरा देश हिल गया था। बहुत बड़ा नरसंहार था और केवल बदले की भावना से ये नरसंहार हुआ था, जबकि वहाँ के किसानों का, वहाँ के लोगों का, जिन लोगों को मारा गया, किसी भी घटना से कोई लेना देना नहीं था। ये सर्वविदित बात है। निचली अदालत उस घटना को गंभीरता से लिया और 10 लोगों को चिन्हित करके फांसी की सज़ा और 3 लोगों को आजीवन कारावास का सज़ा सुनाया। जो इस घटना में दोषी थे वे सब उच्च न्यायालय में गए और लंबे समय तक उच्च न्यायालय में इस मामले की सुनवाई हुई और सुनवाई के उपरांत माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो आदेश पारित किया गया उससे न केवल पीड़ित पक्ष बल्कि पूरे देश के जो शांति, सद्भाव, अन्याय के खिलाफ विचार रखने वाले लोग हैं, सब के सब मर्माहत हो गए, काफ़ी विचलित हो गए। इस बीच राज्य सरकार के महाअधिवक्ता के द्वारा ये घोषणा किया गया कि राज्य सरकार इस मामले को लेकर उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर कर पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने का काम करेगी। लेकिन बड़ा ही हास्यास्पद स्थिति है कि जब से उच्च न्यायालय में इस मामले की सुनवाई हुई, उस वक्त से लेकर और फैसला के दिन तक एनडीए की सरकार इस राज्य में आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। लेकिन न्यायालय के सामने मुझे जैसा लगता है कि तथ्यों को सही ढंग से नहीं रखा गया, जिसके कारण माननीय न्यायालय ने ये फैसला दिया। अगर
तथ्यों को सही ढंग से रखा जाता। चूँकि देशव्यापी बड़ा नरसंहार, 38 लोगों को काट काट कर हत्या, गांव से घर से खींच कर ले जाकर, और इसमें एक आदमी उच्च न्यायालय में दोषी साबित नहीं हुए, ये बड़ा ही हास्यास्पद स्थिति हो गई। मेरा मानना है कि माननीय न्यायालय का निर्णय सर्वोपरि होता है, लेकिन ये जो प्रोसिक्यूशन पक्ष है वो सही ढंग से घटना को न्यायालय के सामने नहीं रख सका, इसी कारण ये बात सामने आ गई। और जब तक राज्य सरकार इस मामले को सुप्रीम कोर्ट नहीं ले जाती है, तब तक सरकार पर हम लोगों का बहुत भरोसा नहीं है। चूँकि उस समय भी ये घटना हुई तो सरकार का डायरेक्ट इनडायरेक्ट नक्सलियों को प्रोटेक्शन था। ये चारों तरफ लोगों का आवाज़ आया कि नक्सली को प्रोटेक्शन दिया गया है, तभी ये इतनी बड़ी घटना हुई है। और आज भी जब न्यायालय के इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार चली जाएगी उच्चतम न्यायालय, तो मैं सरकार को धन्यवाद करूंगा और मैं ये ज़रूर समझूंगा कि सरकार पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने के लिए तत्पर है। यदि समय सीमा के अंदर सरकार नहीं जाती है तो पीड़ित पक्ष और हमारे समाज के लोग इस मामले को काफ़ी गंभीरता से लिया है, और निश्चित रूप से पीड़ित पक्ष के पीछे हम सब खड़ा हैं, और पीड़ित पक्ष उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील दायर करेगी, और इसके लिए उच्च न्यायालय में जो हमारे समाज के अधिवक्ता हैं वो काम कर रहे हैं। सारे तथ्यों का उन लोगों ने अवलोकन किया है, और बहुत जल्द इस मामले को हम लोग सर्वोच्च न्यायालय में ले जाएंगे। देखिए, हमारा समाज शुरू से, चाहे वो आज़ादी की लड़ाई हो, आज़ादी की लड़ाई के बाद बिहार का विकास, नया बिहार बनाने का जो परिकल्पना है, ये सारे चीज़ों पर हमारा समाज शुरू से काम किया है। हम जातिवादी समाज नहीं हैं, हम परोपकारी समाज हैं। इतिहास है हमारे समाज का। इस देश दुनिया में जहाँ भी हमारा समाज है, जितने भी कल कारखाने हो, शिक्षण संस्थान हो या फिर अस्पताल हो, जहाँ कभी भी भूमि दान करने की बात आई, हमारे समाज के द्वारा बिहार के नवनिर्माण में अहम भूमिका निभाया हमारा समाज। चाहे श्री बाबू के जमाना से लेकर आज तक ये इतिहास है। सर गणेश दत्त, लंगट बाबू सहित कई हमारे त्यागी महापुरुष हैं जिन्होंने इस राज्य और इस देश के लिए त्याग किया। तो कुल मिलाकर सेनारी नरसंहार पर हमारा समाज काफ़ी मर्माहत है, चूँकि वो जघन हत्या, निर्दोष का हत्या हुआ था। सब लोग परेशान हैं, और निश्चित रूप से समाज सर्वोच्च न्यायालय में जाकर और न्याय पाने का हर संभव कोशिश करेगी। एक सवाल ये उठता है कि जब भी बिहार में इस तरीके का प्रकरण हो, चाहे वो किसी जाति समुदाय या किसी व्यक्ति विशेष के साथ हो, अपराध तो निश्चित तौर पर अपराध होता है, उसको दंड मिलना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से मधुबनी के मोहम्मदपुर में भी इसी तरीके का कुछ घटना देखने को मिला, 5 लोगों की वहाँ पे भी हत्या कर दी गई, और बाद में उसको जातीय नरसंहार का रूप देने की कोशिश की गई राजनेताओं के द्वारा। वहाँ पे जाके राजनीति भी हुई, सत्ता पक्ष के भी एक नेता जा कर के, मतलब जाति विशेष के नेता गए, विपक्ष के नेता भी गए, तो कहीं ना कहीं वहाँ से एक राजनीतिक बू आई। तो आपको नहीं लगता ये जो जातीय इस तरह की घटना को जातीय चीज़ों में बांट दी जाती है, तो उससे न्यायिक प्रणाली पे या न्याय मिलने में थोड़ा सा असर होता है उस पर? देखिए, मधुबनी का मोहम्मदपुर का घटना काफ़ी दुखद घटना हुआ था, और जो लोग भी इसे जातीय रंग या सांप्रदायिक स्तर पर के चश्मों से देखने का काम किया, ये बहुत गलत था। देखिए, वहाँ मानवता का हत्या हुआ था और अपराधियों के द्वारा हत्या किया गया था। न उसमें कोई जात का मामला था, न कोई बिरादरी का मामला था। वो एक पोखर के लिए वर्चस्व की लड़ाई थी, उसमें ये हत्या हुआ था। हमको भी बहुत खराब लगा कि जाति विशेष के लोग या फिर सरकार के कुछ विधायक, एमएलए, मंत्री, इन सबों ने अपना अपना रोटी सेकने का काम किया, उसको जातीय रंग देने का काम किया। तो ये अच्छा चीज़ नहीं है। ये मानवता का हत्या हुआ था, और जो लोग भी हत्या किया था वो इसके लिए जिम्मेवार हैं।
कोई समाज जिम्मेवार नहीं है, वहाँ ब्राह्मण को टारगेट किया गया। और हमारा जो सियासत है, सियासतदान भी जो लोग हैं, वो लोग भी ऐसे समय पर अपनी वोट बैंक का सुरक्षा कैसे हो, वोट बैंक कैसे बढ़े, इसके लिए नीचे से नीचे स्तर तक चले जाते हैं। और इसी क्रम में पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो गए, उन लोगों ने इसको जातीय रंग दिया। ये गलत चीज़ है। वो अपराधी है, जिसने भी अपराध किया है उसे सज़ा मिलना चाहिए। सरकार को चाहिए कि तत्परता से इन चीज़ों को देखकर और जो दोषी हैं उनको सलाखों के भीतर लाना चाहिए। ये जातीय बात नहीं, ये एक मानवता का हत्या हुआ था और ये दुखद हत्या हुआ था। एक चीज़ देखा गया है बिहार के सियासत में पिछले कुछ दिनों में, जब भी कोई इस तरह की घटना होती है तो पहले 90 का दशक जो था उसमें बैकवर्ड फॉरवर्ड दिखा दिया जाता था, फिर बीच में हिंदू वर्सेस मुस्लिम आया। अब जनरल कैटेगरी में ही 2 जाति 3 जातियों को भिड़ा दिया जाता है। तो क्या देखते हैं आप इसको? कह सकते हैं कि राजनीति ये पूरी तरह सियासत लोग करते हैं, चाहे जो लोग भी करें। देखिए, सरकार का काम है या राजनीतिक दलों का, आप मैनिफेस्टो उनका उठा के देखिए, उनका सिद्धांत देखिए। सिद्धांत तो कागजी बखारते जरूर हैं, लेकिन सब के सब वोट बैंक कैसे उनका बचा रहे, बना रहे, बस इसी पर काम करते हैं। वो जो भी उनका नीति सिद्धांत है वो कागज़ पर तक ही सीमित है, लेकिन सरजमीन पर केवल वोट की बात करते हैं। मैं पूछता हूँ, अगरा पिछड़ा क्या होता है? अगरा पिछड़ा हमारा जो ये समाज है, ये समरस समाज है। समाज के में सभी वर्ग, सभी विचारधारा के लोग रहते हैं। एक दूसरों से सबों का ताल्लुकात होता है। एक जाति और एक वर्ग से कोई चाहे कि हम समाज का विकास कर ले और समरस समाज की बात करें तो ये बेईमानी होगा। इसलिए समाज को खंडित करने का अगर सबसे बड़ा जिम्मेवार कोई लोग है तो वो पॉलिटिकल लोग हैं। केवल वोट के लिए समाज को तोड़ो, दलित से महादलित बना दो, अगरा पिछड़ा का बात करो, अति पिछड़ा का बात करो, दलित का बात करो। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा हो गया है। हम उस राज्य में बसते हैं जहां श्री बाबू जैसे लोग, अनुग्रह बाबू जैसे लोग, इतने बड़े बड़े बाबू जगजीवन राम जैसे लोग, सारे लोग एक साथ बैठकर कैसे देश का तरक्की हो, कैसे बिहार आगे बढ़े, इस पर बैठकर चर्चा करते थे। और आज क्या है, जाति के हिसाब से नेता को प्रोजेक्ट किया जाता है। बेहद दुखद है। हम इसका भर्त्सना करते हैं और हम एक बार पुनः सियासतदानों से ये अपील करते हैं कि आप राजनीति जरूर करिए, लेकिन समाज को कमज़ोर और बांटने की बात मत करिए। यह काफ़ी दुखद है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस मुद्दे और जिस वसूल पर हमारे पुरखों ने इस देश और इस प्रदेश को आज़ाद कराया, उस समय किसी का परिकल्पना ये नहीं था कि समाज हमारा जाति के आधार पर बनेगा और जाति के आधार पर बटेगा। समरस समाज की बात सबों ने किया और तब हमारा ये देश आज़ाद हुआ। हम प्रदेश को नया प्रदेश बनाने में लगे। ये अभी जो भी हो रहा है ये बेहद दुखद है। अब थोड़ा दूसरे मुद्दे की तरफ चलते हैं। यास तूफान बंगाल की खाड़ी में आने के बाद जिस तरीके से बंगाल में या दूसरे प्रदेश उड़ीसा में तबाही मचा, लेकिन उसका कमोवेश जो असर है वो बिहार में भी हुआ। आपने अभी हाल फिलहाल में मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है और जो नुकसान हुआ उसके लिए मुआवजे की मांग की है। तो क्या लगता है किस तरीके से सरकार, आप क्या कोई रिप्लाई आया है उसके तरफ से, या सरकार जो कई घोषणाएं भी की हैं तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं काफ़ी आहत हूँ। पिछले एक सप्ताह से जो किसानों के साथ, मजदूरों के साथ जो स्थिति बनी है, खासकर मुजफ्फरपुर, वैशाली और उत्तर बिहार में, यास तूफान से बड़ी क्षति, इसका इमेजिन आप नहीं कर सकते। मक्का का खेती सर्वनाश, जो भी फल सब्जी था वो ख़त्म हो गया। आम, लीची का, केला का जो खेती था वो पूरी तरह ध्वस्त हो गया। चौतरफा किसानों को क्षति हुआ। पहले भी प्रकृति के मार से किसान तंग तबाह परेशान थे, आर्थिक रूप से कंगाल हो गए थे। जैसे तैसे आस जगा था कि इस बार मूंग दलहन में, जो मूंग बड़ा फसल है इस इलाके का, हम उसके माध्यम से आर्थिक स्थिति मजबूत करेंगे। फल सब्जी को हम लोग उसको आधार बनाएंगे, क्योंकि अभी लगन का समय था। इस बीच कोरोना आ गया, लेकिन
बच्चियों की शादी, लड़कों की शादी, यज्ञोपवीत और जो दूसरे मांगलिक कार्य थे, सारे कार्य, और इस बीच कोरोना से जो जो माने अनएक्सपेक्टेड डेथ हुआ, ये सारा का सारा चुनौती समाज के ऊपर, खासकर किसान और मजदूर वर्ग के ऊपर आ गया। और यस तूफान ने तो सारा का सारा बर्बाद कर दिया। और मैं आहत होकर माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। उससे पहले मैं यहाँ के कृषि पदाधिकारी से बात किया कि भाई राज्य सरकार का इतने बड़े क्षति पर क्या स्टैंड है। उसने कहा कि भाई कोई अभी डायरेक्शन नहीं आया है, जबकि सरकार का डायरेक्शन में विलंब होता है, लेकिन विभागों को चाहिए कि अगर कोई प्राकृतिक आपदा है तो उसको केयर करके और तुरंत इमीडिएट उनका जो फंक्शन है होना चाहिए। उन लोगों ने नहीं किया। मैंने राज्य सरकार को लिखा, आज 4 दिन पत्र लिखे हुए हो गया, अभी तक माननीय मुख्यमंत्री को लिखा, आपदा मंत्री को लिखा, कृषि मंत्री को लिखा, दोनों कलेक्टर मुजफ्फरपुर वैशाली को लिखा, दोनों कृषि पदाधिकारी को लिखा, लेकिन अभी तक मुझे कोई रिप्लाई व्यक्तिगत स्तर पे नहीं मिला। तो मेरा तो ये कहना है कि इस राज्य में केवल सियासत, जनता रहे या मरे, इसका किसी को कोई जवाबदेही नहीं है। अब सारा फसल ख़त्म हो गया, अभी गर्मा ये खरीफ का अभी रोपनी, धान का रोपनी शुरू होने वाला है, कहीं कोई उपाय नहीं। बैंक का केसीसी और बैंक का सपोर्ट भी ख़त्म हो गया। प्राकृतिक आपदा के कारण आर्थिक रूप से ऐसे ही किसान और मजदूर परेशान है। लॉकडाउन में घर में दुबके रहने के कारण सारा अर्थव्यवस्था चौपट हो गया है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई क्लियर कंसेप्शन हम लोगों को नहीं मिला है। यह बड़ा चिंता का विषय है। एक बार फिर आपके माध्यम से, हिंदी माइक के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से हम आग्रह करेंगे। आप माननीय मुख्यमंत्री जी काफ़ी संवेदनशील हमारे मुख्यमंत्री हैं, आप चीज़ों को गंभीरता से लेते हैं। यस तूफान से जो क्षति हुआ है इसका इमीडिएट मूल्यांकन कराइए, टीम गठित करिए, कृषि विभाग से लेकर और सामान्य प्रशासन के लोगों को इसमें लगाइए और सर्वे कराकर 1 सप्ताह के अंदर अगर किसान को भरपाई नहीं करिएगा तो यकीनन मानिए कि जो ये खरीफ का फसल है वो पूरी तरह बर्बाद होगा। और लक्ष्य का बात तो दूर है, आप कहीं के नहीं रहिएगा। आखिरी सवाल है कोरोना संक्रमण से संबंधित। आपने जो अस्पताल था उसको खुलवाने के लिए पत्र लिखा, हिंदी माइक पे भी आपने अपना पक्ष रखा। अब स्थिति थोड़ी सी सामान्य नज़र होती हुई आ रही है सरकारी आंकड़ों में। वस्तु स्थिति क्या देखते हैं, क्या फीडबैक है, आप ग्राउंड पे जा रहे हैं तो? और मुजफ्फरपुर का जो स्वास्थ्य सुविधा है पूरे उत्तर बिहार के लिए केंद्र बिंदु है, दरभंगा और मुजफ्फरपुर खास करके 2 जो जगह है अस्पतालों के दृष्टिकोण से, तो क्या उस पर कोई प्रशासनिक तौर पे कार्रवाई हुई या महज जो बात आप कह रहे थे हमारे इंटरव्यू में से पहले वाले में कि बस वो घोषणा भर रहेगी? देखिए, जो हमारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में आधारभूत संरचना है उसमें बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। स्ट्रक्चर हर जगह खड़ा है, हमारे पास डॉक्टर नहीं है, अस्पतालों में जो सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए वो सुविधा नहीं है। जब ये कोरोना संक्रमण बढ़ा तो ऑक्सीजन के लिए इतना मारामारी हुआ कि हजारों लोगों की जान इसी बीच में चली गई। और अस्पतालों का स्थिति देखिए, मैं इसमें राजनीतिक बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ज़मीनी सच्चाई यही है कि अस्पतालों की स्थिति बद से बदतर है। कई अस्पताल के प्रमुख पद पे बैठे अधिकारी से जब हम लोगों ने पैरवी करना शुरू किया कि सच एंड सच पर्सन कोरोना से काफ़ी परेशान है, इसको तुरंत वेंटिलेटर की ज़रूरत है, इसको मदद करिए, इसको ऑक्सीजन चढ़ाइए, सब लोगों ने कहा कि आप अस्पताल में मत भेजिए, घर में ही होम क्वारंटाइन कराकर वहीं सारा सिस्टम डेवलप कराइए, इलाज कराइए। तो इससे स्पष्ट हो रहा था कि अस्पताल में जो लोग जिम्मेवारी के पद पे बैठे हैं वो लोग भी इस अस्पताल की व्यवस्था से संतुष्ट नहीं थे। चारों तरफ ऊहापोह की स्थिति थी। और ख़ास तौर पर जो निजी ये नर्सिंग होम है और निजी अस्पताल है, ये तो कोरोना काल में इन लोगों ने जो लूटने का काम किया आम बीमार परेशान लोगों को, इसका आप वर्णन नहीं कर सकते हैं। लाखों लाख रुपया प्रतिदिन, 30,000 40,000 आईसीयू में भर्ती है, वेंटिलेटर पर रखे हुए है, किसी परिजन को जाने नहीं दे रहा है, भीतर शीशा के भीतर से पुर्जा दवा का लिख के भेज रहा है, उनके अस्पताल में ही दवा खाना है, वहाँ से दवा आ रहा है, आईसीयू में दवा जा रहा है और आईसीयू से फिर दवा प्रयोग में आया कि नहीं आया
और वो दवा फिर उनके डिस्पेंसरी में आ जा रहा है। ये सिस्टम इस ज़िले में और ख़ासकर बिहार में यही सिस्टम चला। और मैं समझता हूँ, मैंने पत्र भी लिखा था माननीय मुख्यमंत्री जी को कि आप जितने भी नर्सिंग होम है जहाँ कोरोना का इलाज चल रहा है, सबों पर मजिस्ट्रेट बैठाइए, और जब भी जो या तो आदमी अगर मरता है उस परिस्थिति में भी, और अगर वो रिकवर्ड होकर घर जाता है उस परिस्थिति में, उसको वाजिब चिकित्सा शुल्क लगे। लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ, जो जहाँ जैसे था लूट लिया। आज मुजफ्फरपुर के कई अस्पताल के मालिकों से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि बीच के दिनों में हमारे अस्पताल का स्थिति बहुत ख़राब हो गया था, लेकिन कोरोना काल में अब हमारा स्थिति सामान्य हो गया। इसका मतलब है कि इन लोगों ने इसको एक लूट का साधन, कोरोना को सरकार ने चुनौती के रूप में देखा, पूरा दुनिया चुनौती के रूप में देखा, पूरा मानवता चुनौती के रूप में देखा। लेकिन ये अस्पताल के जो प्रबंधक हैं, मालिक हैं, इन लोगों ने आय का एक बहुत बड़ा अवसर आपदा को एक आय का अवसर बना लिया और लूट लिया, और इस पर नियंत्रण नहीं हो सका। और आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारा एडिशनल पीएसी है या फिर जो हमारा उप स्वास्थ्य केंद्र है, फंक्शनेबल नहीं है, वहाँ कर्मचारी नहीं है, आधारभूत संरचना नहीं है। बिहार से कई ऐसे दृश्य निकल कर सामने आए हैं जहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वो बना हुआ है, लेकिन वहाँ पे ताला लटका हुआ है। एक बिहार का ही एक जगह है जहाँ पे किराएदार, मतलब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है, जो सरकारी, वहाँ पे देखिए, आप तो प्रेस के लोग जरूर हैं, लेकिन ज़मीनी सच्चाई से आप भी अवगत अभी नहीं हैं। अभी तो बिहार के अंदर स्थिति ये है, जो उप स्वास्थ्य केंद्र है, एडिशनल पीएसी तो बिरले कहीं कहीं सरकारी भवन में है। ऑलमोस्ट एडिशनल पीएसी का बोर्ड प्राइवेट मकानों में ही लगा हुआ है, और वो भी मकान में लगा हुआ है तो मूल बात है कि उस मकान का किराया सरकार नहीं देती है। तो जिनका मकान है उसमें गाय बांधते हैं, बैल बांधते हैं, भूसा रखते हैं। स्थिति यहाँ है। और जहाँ ताला लटका हुआ है, ताला ही नहीं लटका हुआ है, उसके बिल्डिंग पर पीपल का पेड़, बड़ का पेड़, जंगल जमा हुआ, कहीं कोई देखने वाला नहीं है। ये बात सही है कि नीतीश कुमार जी का एक प्रयास था कि साहब हेल्थ सेक्टर को हम मजबूत करें, लेकिन यहाँ तो जोर नार का सरकार है, बीजेपी के जिम्मे ये विभाग है, कहाँ कोई सुनने वाला है। आपस में पॉलिटिकली इतना घमासान है कि कोई काम अगर सरकार निर्णय लेती है उसके इंस्टीट्यूट कराने में भी राजनीति हो रहा है, कहाँ कोई सुन रहा है। हर जगह एकदम वही प्राइवेट सेक्टर की तरह जो है, जो जहाँ बैठा है उसको लूट रहा है, खसोट रहा है। कुल मिलाकर हेल्थ सेक्टर में अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। और कोरोना का पर जो नियंत्रण हुआ है, हम तो सबसे पहले आपके माध्यम से दुनिया के उन सारे परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं जिन परिवार में कोरोना से मृत्यु हुई है, और वैसे सभी आत्मा के प्रति हम ये श्रद्धांजलि करते हैं जो कि हम सबको छोड़ के चले गए हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति करे और परिजन को इस घोर दुख के संकट में धैर्य धारण करावे। लेकिन आज अगर कोरोना पर थोड़ा बहुत नियंत्रण हुआ है तो ये ईश्वर और प्रकृति का देन है, अदरवाइज सिस्टम बहुत कुछ नहीं कर पाया है। ये बहुत स्पष्ट रूप में हम कहना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत हिंदी माइक को धन्यवाद। आप काफ़ी दुर्गम स्थिति में, विकट स्थिति में भी जनता की आवाज़ को अपनी आवाज़ बनाकर और ये जो प्रचार प्रसार और लोगों तक और सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, इसके लिए हृदय से आपका आभार। थैंक यू सर। तो देखिए, ये थे पूर्व मंत्री अजीत कुमार, जिन्होंने तमाम मुद्दों पे, चाहे सनारी नरसंहार का हो, कोरोना संक्रमण का हो, यास तूफान से बिहार में मची तबाही का हो, इन तमाम मुद्दों पे उन्होंने अपनी बात रखी। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे Facebook पेज को लाइक कीजिए। नमस्कार।